नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और यह प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में आज का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वह प्रागैतिहासिक काल के बारे में था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसे भारत की विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में से एक, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। तो इससे पहले जब इस सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जब इस सभ्यता की अलग अलग स्थलों से खोज हुई तो नतीजा यह निकला कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह विश्व की उन सभी प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, जो कि जैसे आप जानते होंगे चीन में ह्वांगहो नदी की सभ्यता, मिस्र में नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और भारत में आकर के यहाँ पर जब खोज हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा। और इससे जुड़े हुए जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं क्वेश्चन में आपके जो एग्ज़ाम में, वो मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपके क्लियर हो जाएं और वनडे एग्ज़ाम से लेकर के यूपीएससी तक के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, मेरा प्रयास यही रहेगा। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हम इसके अलग अलग बिंदुओं में बांट करके चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसकी सर्वप्रथम खोज हुई। तो दोस्तों, अगर इसके खोज के बारे में बात करें तो ब्रिटिश काल में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति थे। चार्ल्स मैसन सन 1826 में यह एक पाकिस्तान दौरे पर थे उस हड़प्पा क्षेत्र में, और इन्हें वहां से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे कि इन्हें यह पता चला कि यहाँ किसी सभ्यता का विकास था, यहाँ पर कोई सभ्यता विकसित थी। और इन्होंने उसकी जानकारी अपनी एक पत्रिका प्रकाशित की थी, नैरेटिव ऑफ जर्नी। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी दी गई वह चार्ल्स मैसन के द्वारा सन 1826 में नैरेटिव ऑफ जर्नी में दी गई। लेकिन इनके द्वारा इसका ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। और इसके बाद बर्टन बंधुओं के नेतृत्व में दो भाई थे सन 1856 में। एक थे जेम्स बर्टन और दूसरे थे विलियम बर्टन। इन बर्टन बंधुओं के नेतृत्व में सन 1856 में एक पाकिस्तान में कराची से लाहौर के बीच, यहाँ कराची समुद्री तट में है और लाहौर, इन दो स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम दिया गया। इन दोनों भाइयों को नेतृत्व दिया गया और इनके नेतृत्व में जब वहाँ रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था तो वहाँ कुछ टीलों से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई ईंटें इन्होंने उस रेलवे लाइन में उपयोग में ले लिया। तो इन्हें जब खुदाई के दौरान कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले, इन्हें यह तो पता चला कि यहाँ पर कोई विशाल भवन था। तो इन्हें वहाँ विशाल भवनों के होने का अनुमान लगा, लेकिन इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा शोध नहीं किया और इन्हें यहाँ पर इनको यह ज़्यादा जानकारी नहीं हुई कि यहाँ पर किसी सभ्यता का विकास था। दोस्तों, इसके बाद अगर किसी ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के बारे में शोध किया तो सन 1853 से 1856 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सर्वप्रथम सन 1853 से 56 के बीच उस हड़प्पा क्षेत्र का कई बार दौरा किया गया। और उस दौरे के दौरान इन्हें कई ऐसे साक्ष्य मिले और इन्होंने उसकी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की इन्होंने दी, लेकिन ये भी असफल रहे, ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, सर जॉन मार्शल सन 1921 में आकर के, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख थे सर जॉन मार्शल, और सन 1921 में इनके नेतृत्व में भारत में हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई कार्य प्रारंभ हुआ। और उस जो अलग अलग क्षेत्रों के खुदाई के नेतृत्व करता थे, दो भारतीय थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में जिस स्थल की खुदाई हुई उसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं।
हड़प्पा स्थल की जो खुदाई हुई वह दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई और मोहनजोदड़ो सन 1922 में मोहनजोदड़ो की स्थल की खुदाई हुई और यहाँ से कई साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसकी खुदाई के जो नेतृत्वकर्ता थे वह राखाल दास बनर्जी थे। तो यहाँ से किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाता है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, तो आपका वहाँ पर जवाब होगा सर जॉन मार्शल। लेकिन अगर इंडिविजुअल या पार्टिकुलर क्षेत्र की बात करेगा कि हड़प्पा क्षेत्र की या मोहनजोदड़ो की, तो सर्वप्रथम यही दो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में खुदाई कार्य प्रारंभ हुआ था। तो इनको भी श्रेय दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय इन्हें भी जाता है। तो हड़प्पा क्षेत्र का जो नेतृत्वकर्ता थे, हड़प्पा स्थल की जो खुदाई जिनके नेतृत्व में हुई दयाराम साहनी, इन्होंने खोज किया था। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई वह राखाल दास बनर्जी ने की थी सन 1922 में और हड़प्पा स्थल की सन 1921 में। अब इसके बाद हमने यहाँ से देखा कि किस तरह से क्रमवार प्रयास किया गया जानने का इसकी खोज के संबंध में। अब इसके काल के बारे में देखते हैं कि इसका समय क्या था, किस समय से किस समय तक इस सभ्यता का विकास था। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया भी है और अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखा भी रहता है। कहीं पर 2400 से 1700, कहीं पर 2400 से 1350, कहीं पर 2500 से 1300। तो इसमें काफ़ी मतभेद है। तो सबसे पहला जो नाम आता है सर जॉन मार्शल का, चूँकि इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। तो इनका कहना ये था कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय था वह 3250 BC से 2750 BC के बीच का समय था। और इसके बाद जब कार्बन 14 पद्धति की खोज हुई, जिससे जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, तो इस पद्धति के अनुसार हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वह 2300 BC से 1750 BC माना गया। अब सबसे ज़्यादा जो माना जाता है समय वह यही माना जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो समर्थन किया था कार्बन 14 पद्धति का, तो DP अग्रवाल ने किया था और इन्होंने ही इस समय को सर्वप्रथम अनुमोदित किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय यही है। लेकिन मतभेद होने के कारण अलग अलग एक बीच का समय निकाला गया और जो सर्वमान्य समय है सबसे ज़्यादा वह 2500 BC से 1750 BC माना जाता है और ज़्यादातर पुस्तकों में यही मिलता भी है। तो याद रखिएगा कि सर जॉन मार्शल ने जो समय दिया था वह 3250 BC से 2750 BC और कार्बन 14 पद्धति की खोज होने के बाद DP अग्रवाल ने सबसे ज़्यादा समर्थन इसी का किया था और इनका कहना था कि 2300 से 1750 BC के बीच इस सभ्यता का विकास हुआ। अब अगला पॉइंट है जो हमारा नामकरण के संबंध में। दोस्तों, नामकरण के संबंध में देखते हैं किस तरह से इस सभ्यता का नाम पड़ा और इसके अलग अलग नाम दिए गए। तो उस समय ऐसा था कि जिस नदी के किनारे जिस स्थलों की खोज होती थी और सभ्यता के किसी प्रमाण मिलते थे, तो जैसे आप देखते होंगे कि मिस्र में नील नदी के किनारे मिले थे तो उसको नील नदी की सभ्यता कहा गया। चीन में ह्वांगहो नदी के किनारे मिले थे। तो उस समय जितने भी स्थल मिल रहे थे, जैसे कि हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो, जो प्रमुख स्थल मिल रहे थे वह सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु नदी के किनारे या फिर उसकी सहायक नदियों के किनारे ही मिल रहे थे। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अब इसके बाद खुदाई के क्रम में जब कुछ इसके अलग अलग स्थान मिले सरस्वती नदी के किनारे, जैसा कि आप देखते होंगे, पहला हमारा सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता। जब इसके अलग अलग स्थान अलग अलग जगहों से मिलने लगे, तो जब इसके दूसरे स्थल जो खोजे गए सरस्वती नदी के किनारे, तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित नाम नहीं है। आपको ज़्यादा मिलेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सबसे ज़्यादा जो नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें काफ़ी मतभेद हुआ, क्योंकि इसकी सहायक नदियों से बाहर भी कई स्थलों पर हमें ऐसे साक्ष्य मिले। यह एक बहुत विस्तृत एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जब इसके कई अलग अलग अन्य जगहों पर स्थान में इसके खोज हुई, तो इससे पता ये चला और एक निष्कर्ष ये निकाला गया कि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई और जो प्रमुख स्थल है, हम उन्हीं के नाम पर इस सभ्यता का नाम रखते हैं। जैसे भारत में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा में खोज हुई।
तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और सबसे ज़्यादा यही नाम प्रचलित भी है। तो ये स्थल के नाम पर है कि सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई हुई और प्रमुख स्थल था तो उसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ गया। अब आपने यहाँ से देखा कि किस तरह से इसके नामकरण हुआ और किस तरह से इस सभ्यता का विकास हुआ। अब ये देखते हैं कि इसका उद्भव कैसे हुआ, किन लोगों ने आकर के इस सभ्यता का विकास हुआ और कैसे ये इतनी बड़ी सभ्यता इतने विस्तृत एरिया पर फैली। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इसके बारे में दो मत प्रचलित हैं, एक है विदेशी मत और एक है स्थानीय मत। दोस्तों, जो विदेशी इतिहासकार थे उनका मानना ये था कि ये जो सभ्यता विकसित हुई भारत में आकर के, यह सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही विकसित किया इसे। अब ये सुमेरियन सभ्यता कहाँ थी? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर पश्चिमी एरिया में भारत में फैली हुई थी, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और इससे इधर एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ एक स्थल था सुमेरियन, जिसे हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते थे। और यहाँ अफ्रीका में एक था जिसे मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते थे। तो जो विदेशी मत कहते हैं उनका मानना ये था कि जैसे आप विदेशी इतिहासकार में देख सकते हैं मार्शल व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड, डीडी, इनका कहना ये था कि इस सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने आकर के यहाँ पर इस सभ्यता का विकास किया, यहाँ आकर के बस गए। और ये किस आधार पर ऐसा कह रहे थे? तो इनका मानना ये था कि जिस तरह के भवन के निर्माण यहाँ मिले हैं उसी तरह के भवनों के निर्माण यहाँ भी मिलते हैं। और कुछ प्राचीनतम सिक्कों के जिस तरह के यहाँ सिक्के थे उसी तरह के यहाँ भी थे इस सभ्यता में। तो सुमेरियन सभ्यता के सिक्कों की जो बनावट है वो सेम थी, वहाँ के जो घरों के कलाकृतियाँ नक्शे थे वो सेम थी, और वहाँ की ईंटों का जो साइज था वो सेम थी। तो इनका कहना ये था कि इस सभ्यता के लोगों ने ही आकर के यहाँ पर इस सभ्यता का विकास किया और यही लोग आकर के यहाँ बस गए थे। वहीं स्थानीय मत क्या कहता है? स्थानीय मत में राखालदास बनर्जी, इनका मत ये था कि भारत में ही द्रविड़ जनजाति के लोगों द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया और उन्होंने ही इस सभ्यता को जन्म दिया। अब इनका मानना यह था कि अगर इस सभ्यता का विकास सुमेरियन सभ्यता के द्वारा हुआ तो सुमेरियन सभ्यता एक छोटी जगह पर ही रह गई, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता इतने विस्तृत एरिया पर है। आज इसके 2800 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं और ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो इनका मानना यह था कि अगर सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने आकर के यहाँ इस सभ्यता का विकास किया तो ये सभ्यता इतने बड़े विस्तृत एरिया पर हो गई और सुमेरियन सभ्यता उतनी ही जगह पर कैसे रह गई। तो इनका मानना यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ वह भारत में ही द्रविड़ जनजाति के लोगों द्वारा किया गया। वहीं टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, इनका कहना यह था कि आर्य लोगों ने आकर के इस सभ्यता का विकास किया, जबकि ये मत ज़्यादा प्रचलित नहीं है और इसको ज़्यादा सही भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आर्य तो बाद में आए थे। और अगर आर्यों को उस समय नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जो भवन मिले हैं उस समय के वह पक्की ईंटों के बने हैं और एक नगरीय सभ्यता थी, तो अगर उनको पक्के भवनों में रहने की आदत थी तो वह बाद में आकर के वैदिक काल में कच्चे मकानों में झोपड़ी में क्यों रहते हैं। तो ये मत ज़्यादा प्रचलित नहीं कि आर्यों ने आकर के इस सभ्यता का विकास किया। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है स्थानीय मत में वह यही है, राखालदास बनर्जी ने कहा था कि द्रविड़ जनजाति के लोगों ने यहाँ करके इस सभ्यता का विकास किया। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि क्या विदेशी मत कहते हैं और स्थानीय मत क्या कहते हैं, और इनके अपने अलग अलग मत हैं। तो किस तरह से इस सभ्यता का विकास हुआ और किन लोगों ने आकर के इस सभ्यता का विकास किया, आपने ये जाना। अब इसके बाद हम देखते हैं इस सभ्यता की क्या विशेषता थी, जहाँ से कई बार बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो पहला जो हमारा बिंदु है नगरीय सभ्यता। दोस्तों, यह एक नगरीय सभ्यता थी और हमें कैसे पता चलता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी? क्योंकि इसकी जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों से तो मिलती नहीं है। उस समय लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। तो हमें जो भी जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। तो हमें जो खुदाई में जो स्थल प्राप्त हुए और वहाँ से जो भवन या फिर जो हमें सड़कें प्राप्त हुई, तो वहाँ पर यह देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें होती थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
90 डिग्री पर, सड़कें चौड़ी होती थी और नालियां बनी हुई थी जो कि पानी की सुव्यवस्थित निकास के लिए थी, जैसे कि आज आप शहरों में देख सकते हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पर सड़कें चौड़ी होने के प्रमाण मिले, पक्के भवन होने के और नालियों के जो पानी का सुव्यवस्थित निकास था। तो इन प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा हमारा आता है कांस्य युगीन। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? तो जब तांबे की खोज 5000 BC में हो चुकी थी और इसके बाद तांबा और टिन के मिश्रण से एक नई धातु कांसे का प्रयोग किया गया, तो जब इस सभ्यता में लोगों ने कांसे का सर्वाधिक प्रयोग किया तो इस वजह से इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता पड़ गया। तो कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को। तीसरा जो हमारा बिंदु है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने आपको पहले वीडियो में यह बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल वह काल था जिस कालखंड में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा नहीं जा सका है, यानी इसकी जो जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो यह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह किस काल के अंतर्गत आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। चौथा जो हमारा है यह एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। अब ये कैसे पता चलता है कि यह एक शांतिप्रिय सभ्यता थी? क्योंकि उस समय जब खुदाई से हमें तमाम प्रकार के साक्ष्य मिल रहे थे तो वहाँ से कहीं से भी हमें औजारों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि जिससे यह प्रमाण हो कि उस समय के लोग युद्ध में रत थे या फिर उनका पेशा था युद्ध करना, साम्राज्य विस्तार के हमें कुछ ऐसे संकेत मिले हों। तो कोई औजारों के अवशेष न मिलने के कारण इसे शांतिप्रिय सभ्यता कहा गया। अगला जो है व्यापार प्रधान। चूँकि यह एक नगरीय सभ्यता थी और आज भी आप देखते हैं कि नगरों में कृषि ज़्यादातर नहीं होती है और नगरों के लोग जो रहते हैं वह व्यापार में ही उनका व्यापार प्रमुख केंद्र होता है, नगर ही व्यापार के प्रमुख केंद्र होते हैं। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता भी व्यापार के प्रमुख केंद्र होते थे और वह जो वहाँ जो सभ्यता थी सिंधु घाटी वह व्यापार प्रधान थी। अगला जो है हमारा विस्तृत सभ्यता। दोस्तों यह सभ्यता एक बड़े जगह पर, एक बड़े पैमाने पर विस्तृत थी। उत्तर में आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में मांदा से, दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद और पश्चिम में आप देखते हैं बलूचिस्तान से लेकर के और पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर तक इस सभ्यता का विकास था। इसकी ये चौहद्दी थी। तो इसका हम आगे अध्ययन करेंगे मैप के माध्यम से। तो इस सभ्यता को हमने देखा अलग अलग पॉइंटों में कि इसकी नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया, कांस्य युगीन क्यों कहा गया, आद्य ऐतिहासिक, शांतिप्रिय, व्यापार प्रधान और विस्तृत सभ्यता के बारे में। अगले जो हमारे ये चार हैं ये आपको मेंस में इनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें राजनीतिक तथ्यों के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय का राजनीतिक जीवन कैसा था और क्या उस समय राजा होते थे या फिर मुखिया प्रधान होता था, तो चूंकि इसके लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं और इसकी जो भी जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। तो उस समय हमें जो अवशेष मिले हैं तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि उस समय किसी राजा का शासन था या कोई प्रशासक होता था। तो हमें इसके ज़्यादा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता है। दूसरा हमारा जो बिंदु है आर्थिक। अब वहाँ के आर्थिक तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि उस समय ये जो नगर थे ये व्यापार प्रधान होते थे, व्यापार के प्रमुख केंद्र होते थे। अब ये व्यापार देशी था या विदेशी था, यानी देश के अंदर होता था या फिर विदेशों से भी आयात निर्यात होता था। तो उस समय ये साक्ष्य मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार होता था वह सुमेरियन सभ्यता के लोगों से होता था, यानी विदेशी व्यापार भी होता था और देशी व्यापार भी होता था। तो उस समय हम देखते हैं कि आर्थिक तथ्य क्या हैं, इनके बारे में समझा। और सामाजिक, यानी उस समय का समाज कैसा था, कितने वर्गों में बटा था। जैसे कि आगे आप देखते हैं वैदिक काल में आकर के समाज 4 भागों में बढ़ जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस समय ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं क्योंकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस समय हमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है।
अगला जो हमारा है सांस्कृतिक, यानी उस समय कितनी कलाओं का विकास था, सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में। तो उस समय का मानव, जैसे कि आप जानते हैं कि उनको लिपि का ज्ञान था, उनको बर्तन बनाने की कला का ज्ञान था, उनको भवन निर्माण का ज्ञान था। तो ये कलाएं जो आती हैं ये सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन चारों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इनके बारे में देखा कि उनको किस तरह का ज्ञान था, कहाँ से उनका व्यापार होता था। अब अगला जो हमारा है विस्तार। दोस्तों, इसके विस्तार के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व एक ट्रायंगल बन रहा था और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैप के माध्यम से देंगे और ये मैप के माध्यम से आप पढ़ेंगे कि किस तरह से इस सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।